कोई बच्चा किसी एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स के लिए जा रहा है तो वो टीचर अपने पेज से पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब उसको ये नहीं पता कि ये बच्चा सीबीएसई से, ये बच्चा आईसीएसई है, वो अपने पेज से। उन दोनों बच्चों के स्कूल में अपना एक सिलेबस चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चा डिफिकल्टी में है कि मैं आईआईटी फाउंडेशन का करूं या स्कूल का करूं। कम से कम आप अपने बच्चों को वैसे टीचर से तो कभी बिल्कुल भी मत पढ़ाओ जिनको आपके बच्चों की परी नहीं है, जो कभी आपके बच्चों का आकर के होमवर्क चेक ना करें। सर, बच्चों के मन में एक और क्यूरियस सा एक क्वेश्चन है कि आईसीएसई के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए हम फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं क्या? मैम, फाउंडेशन कोर्स के लिए कभी भी आप किसी बड़े कोचिंग में या बड़े नेम फेम के पीछे जाएंगे ना, तो वो रुक करके ये नहीं आपसे पूछेंगे ना कि आपका बच्चा स्टेट बोर्ड से है या सीबीएसई से है या आईसीएसई से है। उनका जेईई के पैटर्न पे बना हुआ अपना एक सिलेबस होता है और वो उस पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके बच्चों का स्कूल में क्या चल रहा है और वो क्या पढ़ा रहे हैं। ओके। दूसरी एक और डिफ़िकल्टी क्या होती है मैम बच्चों के साथ, कुछ पेरेंट्स, अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स के साथ भी ये डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है कि पेरेंट्स को पता होता है जेईई नीट क्या है, उनकी डिफ़िकल्टी क्या है, और उनको लगता है बच्चा अभी से पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन आप रुक करके समझिए कि अगर कोई 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसकी मैच्योरिटी 12th लेवल के बच्चे से तो बहुत कम होगी। बिल्कुल। 12th लेवल के बच्चों को एक सब्जेक्ट में आप 2 टॉपिक एक साथ पढ़ा सकते हो, वो उस प्रेशर को के साथ उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन 9th के बच्चों को अगर 2 अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हो तो उसकी मैच्योरिटी कम है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कौन सा प्लान कर रहे हो। तो हमारी क्या स्ट्रैटेजीज हैं सर कि अलग अलग बोर्ड्स के और अलग अलग क्लासेस के फाउंडेशन कोर्स हम कैसे हैंडल करते हैं? हमारी सबसे बड़ी आइडियोलॉजी में क्या है ना कि हमें ये चीज़ पहले से पता है कि इस काम को हम कर किसके लिए रहे हैं। ओके। मैं किसको पढ़ाता हूँ? बच्चों के लिए। तो मेरा पढ़ाने का अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बच्चों के माइंडसेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है तो क्या हर पेशेंट को सेम ही मेडिसिन सेम डोज प्रिस्क्राइब करता है क्या? नहीं। वो देखता है कि किस एज का पेशेंट है, तकलीफ कितनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से डोज प्रिस्क्राइब होती है। एजुकेशन भी तो मैम वैसा ही ना। लेकिन पता नहीं पेरेंट्स कब समझेंगे, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है। या बच्चे कब, हो सकता है समझते हैं जब उनका नुकसान हो जाता है तब। अगर 10 बच्चा एक साथ पढ़ रहा है, 2 अलग अलग बोर्ड के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उनके सिलेबस में भी डिफरेंस है। बिल्कुल। तो पढ़ाने वाले टीचर की प्लानिंग भी तो उनको लेकर के होनी चाहिए। और आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंपेयर करें तो उससे कई ज़्यादा वास्ट सिलेबस, लेंदी सिलेबस आईसीएसई का है। अगर मैं ऐसे भी बोल दूं कि अगर 9th स्टैंडर्ड के पूरे साइंस में अगर 10 चैप्टर हैं तो आईसीएसई में सिर्फ फिजिक्स के 8 चैप्टर हैं। तो समझ लो 8 चैप्टर केमिस्ट्री के होंगे, 8 चैप्टर बायो के होंगे, मतलब दुगुना से ज़्यादा चैप्टर उसको पढ़ने। तो जो स्टेट बोर्ड का है, सीबीएसई का बच्चा है, वो कोप अप नहीं कर पाएगा। और जो डिफिकल्टी उसको स्कूल में हो रही थी या फिर कहीं और हो रही थी जहाँ पे वो क्राउड में है, वो क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो पाई। तो सर, जो डिफिकल्टी बच्चा ऑलरेडी कहीं और फेस कर चुका है, जो वो क्राउड में था जहाँ उसके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो ए स्क्वायर कैसे स्ट्रैटेजी लगाता है कि बच्चा क्लियर रहे, अलग अलग बोर्ड्स हैंडल कर पाए? मैम, ए स्क्वायर की प्लानिंग भी बच्चों के प्रॉब्लम को देख करके होती है, डिफिकल्टी लेवल को करती है। अब बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है आप इस चीज़ को समझिए। अगर कोई बच्चा किसी एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स के लिए जा रहा है तो वो टीचर अपने पेज से पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब उसको ये नहीं पता कि ये बच्चा सीबीएसई से, ये बच्चा आईसीएसई है, वो अपने पेज से। उन दोनों बच्चों के स्कूल में अपना एक सिलेबस चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चा डिफिकल्टी में है कि मैं आईआईटी फाउंडेशन का करूं या स्कूल का करूं। उसमें भी अगर 2 बच्चे एक साथ बैठे हैं, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के, तो आईसीएसई बोर्ड के बच्चों का चलो चलता है कि उनके सिलेबस में है, सीबीएसई के बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन आता है। इसलिए हम क्या करते हैं मैम, सेपरेट बैच है मैम ए स्क्वायर में आईसीएसई बोर्ड के लिए। या वो बच्चा 8th स्टैंडर्ड का हो, या वो बच्चा 9th में हो, या वो बच्चा 10th में हो। आईसीएसई के बच्चों का टाइम टेबल और प्लान भी सेपरेट होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्कूल सिलेबस। और आईसीएसई बच्चों को फाउंडेशन पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, सिर्फ उनके सिलेबस को डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करा दो, वो बच्चा वैसे भी रेस में आगे है। आईसीएसई सिलेबस को आप रुक करके देखिए, फिर मेरे फ्रेंड देखेंगे उसके 10th स्टैंडर्ड में 40% सिलेबस 11-12 सीबीएसई की है, जो जेईई नीट का सिलेबस एनसीईआरटी में। तो आप उस बच्चों का उसी स्टैंडर्ड पे आप जितना अच्छा कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हो, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कराते हो, जितना रेगुलर टेस्ट लेते हो, और इन शॉर्ट सिलेबस को जितना आप प्रिपेयर करा करके देते हो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सिलेबस को नॉट पढ़ा करके देना, सिलेबस को प्रिपेयर करा करके देना।
either in the form of revision, either in the form of test, either in the form of oral. कितना ज़्यादा बच्चों को बनाते हो वो बच्चा रेस में उतना ही आगे होगा। बिल्कुल। तो सर फिर ए स्क्वायर में ICSE के बैचेस के लिए क्या टाइम टेबल है जो हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं? मैम ए स्क्वायर की अगर 8, 9, 10th किसी भी बैच के टाइम टेबल को देखेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट के पहले तो सेपरेट टीचर मिलते हैं। आपको वो टीचर मिलेंगे जो 11, 12 JEE नीट को पढ़ाते हैं। फिजिक्स के अलग टीचर मिलेंगे, केमिस्ट्री के अलग टीचर मिलेंगे, बायो के अलग टीचर मिलेंगे। मैथ में 9th और 10th के बच्चों को 2 टीचर मिलते हैं और 8 के बच्चों को 1 टीचर मिलते हैं। क्योंकि ICSE बोर्ड का मैथ का भी सिलेबस वास्ट है तो वहाँ पे 2 टीचर मिलते हैं, उनके 2 अलग अलग पोर्शन के लिए। वीक में 4 डे उनकी लेक्चर होती है और हर दिन लेक्चर 3 घंटे की होती है। खासकर ICSE बोर्ड के बच्चों के लिए बोलता हूँ, उनको हमेशा संडे को मैथ प्रैक्टिस के लिए 3 से 4 घंटों के लिए बुलाना ही पड़ता है। मैं ये सोचूं कि अरे बच्चों को चलो 4 डे का शेड्यूल है, पर डे 3 आवर आना है और उससे मैथ प्रैक्टिस हो जाए। मैथ पढ़ा करके होता है, प्रैक्टिस के लिए बच्चों को बुलाना ही पड़ता है। संडे को छुट्टी के जब भी छुट्टी लगती है, नॉट ओनली संडे, चाहे दिवाली वेकेशन हो, क्रिसमस वेकेशन हो, हम बच्चों को बुला करके मैथ के लिए काम करवाते हैं। और ए स्क्वायर का ये यूनिक फीचर है कि हम मॉनिटर्ड सेल्फ लर्निंग, मॉनिटर्ड सेल्फ प्रैक्टिस सेशंस रखते हैं। ये बात तो मैम ए स्क्वायर में एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ही। मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे बच्चों को हमेशा डर होता है कि टीचर उसके होमवर्क को चेक करेंगे। अगर टीचर को लगता है तो वो पनिशमेंट भी देंगे, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी करेंगे। इस डर से ही ना मैम बच्चों में एक डिसिप्लिन आता है और जब बच्चों में डिसिप्लिन आता है ना तो वही डिसिप्लिन बच्चों को क्या कराता है, कामयाब बनाता है। बिल्कुल। और हमेशा कोई भी टीचर हो, मैं टीचर से भी बोलता हूँ, पेरेंट्स से भी बोलता हूँ, कम से कम आप अपने बच्चों को वैसे टीचर से तो कभी बिल्कुल भी मत पढ़ाओ जिनको आपके बच्चों की परी नहीं है, जो कभी आपके बच्चों का आकर के होमवर्क चेक ना करें। कितना भी अच्छा टीचर हो, अगर वो आपके बच्चों से पर्सनली जुड़ता है, आपके बच्चों का होमवर्क चेक करता है, आपके बच्चों की गलती को कॉपी पे आके कभी सॉल्व करता है, तब वो टीचर आपके बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। अदरवाइज कोई भी हो, आप इन चीज़ों में, नेम फेम की चीज़ों में बिल्कुल मत पड़े। सर ए स्क्वायर में जैसे कि ये भी एक एडिशनल फीचर है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब भीड़ में हमारा बच्चा कोई भी पढ़ नहीं रहा है। दूसरी हमारी ये बात है कि हम बच्चे के लेवल के हिसाब से उसके एग्जाम्पल्स दे के डाउट्स क्लियर करते हैं, उसके कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। कभी भी कोई रश में नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक्स्ट्रा आवर्स करने के लिए रेडी हैं। कि हम होमवर्क चेक करते हैं। यहाँ पे टीचर हर एक इंडिविजुअल बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उसको पता है कि बच्चे को 1 महीने पहले ये टॉपिक नहीं आता था तो 1.5 महीने बाद उसको वो टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मैम, नॉट ओनली फाउंडेशन, किसी भी कोर्स में, चाहे बच्चा 8 का हो, 9th का हो, 10th का हो, या किसी भी बोर्ड का हो, या 11, 12 का हो, अगर किसी भी बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई डिफ़िकल्टी होती है और पढ़ाए हुए टॉपिक में अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्लास की स्ट्रेंथ चाहे 20 बच्चों की हो या सीनियर बच्चों की 40 का हो, अगर एक बच्चों को भी डिफ़िकल्ट होता है तो ए स्क्वायर रिस्पॉन्सिबल है कि उसको दोबारा उस काम को करा करके देने की। यहाँ पे हर टीचर या एकेडमी हर वो बच्चों के लिए उतने ही जिम्मेदार है क्योंकि हम हर वो बच्चों से उतना ही फी लेते हैं। तो कभी भी यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि किसी को ये कहा जाए कि नहीं ये बच्चा कमज़ोर है, इसने पढ़ के नहीं आया। अगर पढ़ के नहीं आया तो ये जिम्मेदारी टीचर की होती है कि वो पढ़ के क्यों नहीं आया। नॉट बच्चों को पढ़ाना है, आपको बच्चों को जोड़ करके रखना है, बच्चों को आपको प्रिपेयर करा करके देना है। अगर आप ए स्क्वायर ज्वाइन करते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके बच्चों को प्रिपरेशन करा करके दूँ, चाहे बैच कोई भी हो, स्टैंडर्ड कोई भी हो। थैंक यू सर। इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, फाउंडेशन कोर्स अलग अलग बोर्ड्स के लिए और जो भी हमारा ए स्क्वायर की तरफ से फाउंडेशन कोर्स रहता है। जो भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स हमारे इस बात को या हमारे वर्क कल्चर को आप सुन रहे हैं, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम बहुत जल्दी उस पर क्या कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन के साथ ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी बात सही लगती है, अगर आपको हमारा वर्क कल्चर सही लगता है तो आप इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से निकल पाए या वो भी अपने बच्चों के लिए सही एकेडमी, सही टीचर चूज कर पाए। और जुड़े रहिए ए स्क्वायर के साथ क्योंकि अब जल्द ही एक नए पॉडकास्ट और नए टॉपिक्स, नए क्वेश्चंस के साथ वापस आएंगे क्योंकि ए स्क्वायर है तो मुमकिन है।